आदाब, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में हूँ अशरफ अली बस्तवी। आज 20 दिसंबर है और से थोड़ी देर पहले मुंबई यूनिवर्सिटी कैंपस में जश्न उर्दू शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर पहले अभी नगमा निगार जावेद अख्तर साहब ने इफ्तिताही तकरीब में स्पीच दी है और उसके बाद से आज और कल 2 दिन तक ये जश्न जारी रहेगा, जिसमें अदबा, शुअरा और मुख्तलिफ़ असनाफ़ के जो उर्दू की हैं उससे जुड़े हुए लोग यहाँ पर शरीक हो रहे हैं। कई अहम प्रोग्राम हैं जिसमें 2-3 तरह के तो मुशायरे हैं, कसीर लिसानी मुशायरा है और एक आलमी मुशायरा है, एक नौजवानों का मुशायरा है, बैतबाजी है, क्विज़ कंपटीशन है, मेहंदी कंपटीशन है, पेंटिंग है। इस तरह के एक तरह से उर्दू कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट और उर्दू चैनल ने मिल करके ये 2 दिन का जश्न उर्दू मुनक़िद किया है। तो आज और कल 2 दिन तक ये जश्न उर्दू मुंबई यूनिवर्सिटी कैंपस में जारी रहेगा। अब से थोड़ी देर पहले नगमा निगार जावेद अख्तर साहब ने इसका इफ्तिताह किया बाकायदा, उसमें उन्होंने स्पीच में कई अहम बातें कही हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम आपको सुनवाते हैं कि जावेद अख्तर साहब ने इफ्तिताही खिताब में क्या कहा। मैं ये हॉल देख के थोड़ा सा हैरान भी मुझे लगता है, लड़कों ने उर्दू पढ़ना छोड़ दी है। अब सिर्फ लड़कियां भी पढ़ती हैं, और वो भी जो बगैर हिजाब के उर्दू नहीं पढ़ती हैं। पहले हिजाब बांधती है तब उर्दू पढ़ती है। तो ये मुझे थोड़ी हैरत भी है और थोड़ा मुझे अफसोस भी है। मैं आपको साफ बात बताऊं, यहाँ और लड़कियां और हर तरह के लोग होने चाहिए थे। जी हाँ, लड़के वाले अब आ रहे हैं। जी चलिए, शुक्र है। उर्दू के साथ भी अजीब कुछ सानेहा भी है और लतीफ़ा भी है। आजकल दुनिया में ऐसा हो गया है, हमारे मुल्क में ख़ास तौर से, कि जब तक मैं बोल रहा हूँ और दूसरे समझ रहे हैं तो वो समझते हैं ये हिंदी बोल रहा है। जब समझ में आना बंद होता है तो कहते हैं ये उर्दू है। तो मगर ये एक ट्रेजेडी है। और ये जो सानेहा या अलमिया जो उर्दू के साथ हुआ है, इसकी तैयारी और इसकी तरफ मैं समझता हूँ पिछले कोई 100 साल से चल रहे थे लोग, कुछ उर्दू के दुश्मन और कुछ उर्दू के नाम नेहाद तरफदार। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, ऐसा भी था। तो ये कहा जाता है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। कौन से मुसलमानों की ज़बान? जो मिस्र में रहते हैं वो लोग उर्दू बोलते हैं, या सऊदी अरेबिया में जो लोग रहते हैं वो उर्दू बोलते हैं, या ईरान में उर्दू बोली जाती है, या किर्गिस्तान में उर्दू बोली जाती है, या शाम लीबिया में उर्दू कहाँ बोली जाती है? ये मुसलमान मुल्क हैं सब। कुवैत में, कुवैत के शेख उर्दू में तकरीरें करते हैं, मुझे तो नहीं मालूम। तो ये कहाँ की ज़बान है? ये ज़बान इस बर्रे सग़ीर की है। ज़बान मजहबों की हो ही नहीं सकती, वरना सारे क्रिश्चियन की ज़बान एक होती, सारे हिंदुओं की ज़बान एक होती, और सारे मुसलमानों की ज़बान एक होती। 10 करोड़ मुसलमानों ने 7 करोड़ मुसलमानों से कहा कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए अगर तुम हमें उर्दू पढ़ाओगे। हमें बंगाली पढ़नी है, बंगाली में उनकी इज्जत करता हूँ। इस बार मेरी मादरी ज़बान ज़रूर उर्दू है, लेकिन जो भी आदमी अपनी मादरी ज़बान की इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करूँगा। और उन बंगालियों ने पाकिस्तान तोड़ दिया मगर अपनी ज़बान नहीं छोड़ी। मैं काबिल तारीफ बात, उन 10 करोड़ मुसलमानों के बाद भी अगर कोई ये समझे कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है तो ये गलत है। और ये गलत फहमी उर्दू मुखालिफ ताकतों को नहीं है, ये जो उर्दू के तरफदार भी हैं उनमें से भी अक्सर को है। वो उर्दू के सर पे टोपी या हिजाब रख के ही आगे चलते हैं। उर्दू एक दुनिया की एक ज़बान है, एक ज़बान जिसकी शायरी और जिसकी नस्र मजहबियत से नहीं शुरू हुई। वरना जो शायरी, चाहे वो ग्रीक हो, चाहे वो लैटिन हो, चाहे वो अरबिक हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो ग्रीक, कोई ज़बान, उसमें जो शुरू की शायरी है वो उनके खुदाओं की तारीफ में, उनके मजहबी रहनुमाओं की तारीफ में, उनके मंदिरों, गिरजाओं और दरगाहों में गाई जाने वाली और सुनाई जाने वाली शायरी होती थी। और फिर धीरे धीरे दूसरे मौज़ूआत उसमें, इश्क आया, फिर उसके बाद समाजियात आई, वगैरह वगैरह, वो बाद में हुआ। नेचर आया, ये सब बाद में हुआ। लेकिन शायरी शुरू हुई थी हिम्स, भजन, खुदाओं की या खुदा की तारीफ की।
یہ ایک زبان ہے اردو دنیا میں جو پہلے دن سے غیر مذہبی تھی، جو پہلے دن سے ایک انتہائی مشرکانہ رویے سے شاعری ہوئی. حقیقت تو یہ ہے کہ 300 سال 350 سال پہلے جس طرح کی شاعری میر نے یا قائم نے کی ہے یا دوسرے شعراء درد نے کی ہے، جرأت نے کی ہے، آج وہ مشاعرے میں شاعر پڑھتے تو شاید کوئی مجمع سے اٹھ کے اسے چاقو ہی مار دے. لیکن وہ شاعری یہ ہماری بگننگ تھی. یہ 1857 میں نہیں 1857 نہیں 1798 میں پہلی دفعہ ایک بزرگ تھے شاہ عبد القادر، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ اردو میں کیا دلی میں، اور اس وقت کے جتنے فتویٰ دے سکنے والے لوگ تھے ان سب نے شاہ عبد القادر کے خلاف فتویٰ دیا کہ اس غلیظ، اس منحوس، اس فحش زبان میں کلام پاک کا ترجمہ کر دیا، اس کے خلاف ہو گئے. اور وہی زبان چونکہ انگریز کی اس میں مرضی تھی اور انگریزوں کے طرفدار تھے، انہوں نے ایک 70-80 سال میں اس کی ایک داڑھی چپکا دی اور ٹوپی رکھ دی اس کے ساتھ. یہی جس کو سارے علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ اس زبان میں کیسے آپ نے کلام پاک کا ترجمہ کر دیا. یہ بات لوگ بھول جاتے ہیں. اردو جو ہندوستان میں 1936 سے جو تحریک شروع ہوئی تھی، ترقی پسند تحریک، جو ترقی پسند تحریک تھی وہ صرف اردو کی تحریک نہیں تھی، وہ ہندوستان کی تمام زبانوں کی تھی، بنگالی کی، تمل کی، تیلگو کی، مراٹھی کی، گجراتی کی. لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلی صف پہ آپ کو اردو ادیب، اردو شاعر دکھائی دیتے ہیں. یہ ترقی پسند تحریک کیا تھی؟ یہ جاگیردارانہ نظام کے خلاف، یہ پرانے فرسودہ خیالات کے خلاف، یہ انگریزی سامراج کے خلاف قلم اٹھانے کی قسم کھائی گئی تھی. اور آپ جتنے بڑے اردو ادیب اور اردو شاعر دیکھیں گے تو ان کے اندر بھلے وہ غالب ہو کہ میر ہو، تب تو ترقی پسند تحریک نہیں تھی نا، لیکن وہ تھے ترقی پسند. امیر زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر، کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے. یہ جو رویہ ہے کہ کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، یہ رویہ اردو شاعری اور اردو انٹلیکچوئل کا اور اردو سوچنے اور سمجھنے والے انسان کا اشارہ ہے. یہ اردو اس لیے ہی زندہ ہے. اردو اس لیے نہیں زندہ ہے کہ اس میں فرسودہ خیالات ہیں یا اس میں پرانی سوچ ہے یا دقیانوسی خیالات پہ جی رہی. نہیں، اردو اگر دنیا میں مقبول ہے تو اپنی اس فراخ دلی اور روشن دماغی کی وجہ سے ہے. تو اسے کم نہ ہونے دیجیے گا. یہ کبھی کبھی یہ مجمع مجھے اور سیکولر دکھائی دینا چاہیے تھا. مجھے دکھ ہو رہا ہے جو دیکھ رہا ہوں. ایسا لگتا ہے کسی مدرسے سے آپ ایک ساتھ لے آئے سب کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اردو آپ جب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زبان نہیں تو بتائیے کیسے نہیں، دکھائیے. اور آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں بہت سے غیر مسلم لڑکے خود اردو پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور بےحد اچھی شاعری کر رہے ہیں. تو وہ ان کو جیسے ایک زمانے میں، اب تو خیر یہ رسم بھی نہیں رہی، ایک زمانے میں کیبنٹ میں ایک دلت اور ایک مسلمان منسٹر رکھا جاتا تھا، ویسے مشاوروں میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں انہیں. لیکن ہمیں اس سے باہر نکل کے روشن خیالی اور جو فراخ دلی اردو کا مزاج رہا ہے، اگر اردو کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو اس مزاج کو زندہ رکھنا پڑے گا. کیمرہ پرسن قیام شاہ کے ساتھ ممبئی یونیورسٹی کیمپس سے میں اشرف علی بستوی.